नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो इन्होंने जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन वाला जो मार्ग है, जो उसका नाम था राजपथ, उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ बना दिया। सेंट्रल विस्टा के भी संबंध में वो काफ़ी बातें हुई और उसमें जो उन्होंने एक राष्ट्र को अपमानित किया है, वह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से देखें। वो क्या किए हैं कि शायद 28 फीट की एक मूर्ति जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो जॉर्ज फिफ्थ, जो अंग्रेज़ों का या जो इंग्लैंड का वो राजा था या महाराजा ही मान लीजिए, उसके स्थान पर ये मोदी महोदय ने हमारे यानी देशभक्ति और त्याग बलिदान के इतने बड़े आदर्श और प्रतिमूर्ति की प्रतिमा लगाए हैं जॉर्ज पंचम के स्थान पर। तो भारतीय अवाम ताकत दल उनके इस बुद्धि को बलिहारी देता है और उनके बुद्धि की बलिहारी है कि जो कि जॉर्ज पंचम में और हमारे सुभाष चंद्र बोस में वो फर्क नहीं कर पाए। ये भारतीय अवाम ताकत दल बराबर ही बता रहा है कि ये मोदी महोदय जितने भी हमारे अमर शहीद हैं उनमें सबसे अग्रणी हैं हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये उनका नाम भुनाते हैं, लेकिन जिस सम्मान के वो हकदार हैं उनको वो सम्मान देने के लिए ये इनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत अच्छी तरह से समझ लें। इन्होंने सरदार पटेल के सम्मान में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी वो गुजरात के आनंद या खेड़ा जिले में इन्होंने बनवाया है। शायद वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और यदि हमारे सरदार पटेल की वो मूर्ति है तो वो सम्मान के योग्य है। लेकिन मोदी महोदय को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सुभाष चंद्र बोस का जो आदर्श है और जो उनका योगदान और जो उनके दर्शन हैं वो सबसे ऊंचे हैं। हम
जो ये महापुरुष है उनमें कोई फर्क नहीं करना चाहते। ये तो फर्क करते हैं। इनका फर्क तो बिल्कुल सामने दिखता है कि सरदार पटेल की मूर्ति जो है वो इतनी ऊंची बनवाते हैं और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है जॉर्ज पंचम के स्थान पर ये लगवाते हैं। ये तो इनके मन में जो खोट है, जो फर्क है, वो तो साफ दिखता है। भारतीय जनता दल ये बिल्कुल कह रहा है कि जितने भी महापुरुष हैं हमारे, सरदार पटेल हों या जो भी हों, जो है उनको बराबर सम्मान करता है। और ख़ास करके जो उन्होंने 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया, इस योगदान को यह देश भूलेगा नहीं। और यह देश जो है वो यह देश कृतज्ञ है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो त्याग बलिदान का जो वो आदर्श जो प्रस्तुत किया, और दूसरा सबसे बड़ा जो अपने भारतीय भाई बहनों को देखने की जरूरत है कि ये कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, सरदार पटेल को 2 बार इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने 2 बार अपमानित किया और दोनों बार उस मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुक गए या शिकार हो गए 2 बार। पहली बार 1929 में जब ये हमारे क्रांतिकारी और राजभक्त और अमर शहीदों का ये मुद्दा कि नहीं, ये कांग्रेस वाले तो चला रहे थे, ये तो कह रहे थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी असली मांग थी डोमिनियन स्टेटस की थी। डोमिनियन स्टेटस के माने ये होता है कि कोई भी देश वो कोई भी पद्धति अब अपना सकता है। डेमोक्रेसी है, चाहे आपका डेमोक्रेसी है, चाहे आपकी मोनार्की है, चाहे एरिस्टोक्रेसी है, ऑलिगार्की है, प्लूटोक्रेसी है, कोई भी क्रेसी आप अपनाइए, लेकिन उसमें जो अंतिम शक्ति है, फाइनल अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट पावर है, वो जो है इंग्लैंड के पास ही रहेगा। और इस पद्धति में कम से कम इस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा 15 देश और हैं दुनिया में। तो वही स्टेटस की मांग ये जो है, ये कांग्रेसी जो चमचे थे अंग्रेजों के, वो मांग कर रहे थे। वो ये आज़ादी की मांग के पीछे इनकी यही मांग थी। लेकिन हमारे जो अमर शहीद और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त, जैसे कि हमारे ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि कह रहे थे कि नहीं, इन अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भागना है। तो जब ये मुद्दा हमारे उन अमर शहीदों का अपने जनता में लोकप्रिय हो रहा था, तो उसी मुद्दे को चुरा करके उसका श्रेय लूटने का जो वक्त आया, तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वरीयता या नंबर था हमारे सरदार पटेल का। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल को धक्का दे करके वो उस गद्दार नेहरू को सामने लाया। चूंकि नेहरू को ही जो है ये इसका श्रेय, इसकी क्रेडिट वो दिलाना चाहता था, इसलिए जो है वो नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। और फिर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा इस नेहरू के द्वारा, और कांग्रेस अध्यक्ष की क्षमता में लाहौर में रावी नदी के तट पर वो 30 दिसंबर 1929 को करवाया। तो पहली बार जो है ये गांधी की साजिश के आगे झुके हैं हमारे सरदार पटेल 1929 में। दूसरी बार जरा हमारे देश के लोग जरा इसको बहुत अच्छी तरह से समझे
यदि ये सरदार पटेल वो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिशों के आगे न झुके रहते तो हमारे देश का नज़ारा कुछ और होता। फिर दूसरी बार 1946 में जब अंग्रेज जो है जाने को थे और वो सत्ता सौंपना चाह रहे थे, तो उस सत्ता हस्तांतरण के सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में ये था कि उस एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा और उस अंतरिम मंत्रिमंडल का एक प्रधानमंत्री होगा। बाकी विवरण तो हमने इसी YouTube के कथानक के माध्यम से बताया हुआ है। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई कांग्रेस के भीतर से कि एक भी कांग्रेसी जो है इस नेहरू के पक्ष में नहीं था कि वो अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बने, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड सत्य है, यह अभिलेख के अनुसार सत्य है। तो और अधिकांश यानी जो कांग्रेस यह था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा वही जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस अच्छा, और ये समझते हो कि भाई कि जिसको भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा वो जो है अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के लिए जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये जानते हुए 15 में से 12 इकाइयाँ जो है वो सरदार पटेल के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनवाने के पक्ष में थी। 15 में से 12 और एक भी जो है प्रांतीय इकाई जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं थी, यानी कोई नहीं था। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो एक और भी लोग थे जिनके पक्ष में एकाध प्रांतीय समितियों ने प्रस्ताव दिया था, जैसे जेबी कृपलानी या सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया, तो उनसे प्रिंटेड प्रोफार्मा में, इसका मतलब तो आप समझते हो कि पहले से बिल्कुल प्रिंटेड रहता है, छपाया, सिर्फ उस पर दस्तखत करना होता है। तो प्रिंटेड प्रोफार्मा के आधार पर भाई कि हम जो है नेहरू के पक्ष में हम इस्तीफा देते, इसी टाइप का उसमें वो लिखा था। तो ये जेबी कृपलानी से भी और सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया के से भी इस्तीफा ले लिया। सरदार पटेल इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंततः गत्वा उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की उस साजिश के आगे झुक गए या शिकार हो गए कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इनसे इस्तीफा ले लिया। किनसे? किन सरदार पटेल से, जिनके पक्ष में 15 में से 12 प्रांतीय इकाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके अपने देश का पहला प्रधानमंत्री या अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है वो प्रस्तावित किया था। तो ये सरदार पटेल जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुके। भारतीय जनता दल बिल्कुल कह रहा है कि भाई सरदार पटेल को इन दो वाकयातों के अनुसार कदाप उनको आयरन मैन नहीं कह सकता, कदाप उनको आयरन मैन नहीं कह सकता। यदि वो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे खड़े हो गए होते, देश का प्रधानमंत्री बन गए होते, तो जितना भी अभिशाप हुआ है जम्मू कश्मीर का मसला होता ही नहीं। हमारी पूरी सेना जो है जम्मू कश्मीर को जीत करके
पाकिस्तानी सेना जो कबीलियों के भेष में आए थे उसको भगा करके पूरा कश्मीर अपने साथ होता। ये 370 नहीं होता, 35 ए नहीं होता। हमारी जमीन जो है वो लद्दाख की अक्साई चीन के रूप में जो है वो चीन को न गई होती। ये तिब्बत भी अपने साथ होता, नेपाल भी अपने साथ होता, भूटान भी अपने साथ होता, सिक्किम भी अपने साथ होता, और जो है और पाकिस्तान में नहीं बनता, बर्मा भी अपने साथ होता। पाकिस्तान भी नहीं होता तो भारत की ये दुर्दशा भी नहीं होती कि 3 युद्ध उसे जो लड़ने पड़े। फिर ये वो जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया, NRC, इन सारी समस्याओं से जो हमारा देश जूझ रहा है, सिर्फ जो है सरदार पटेल जो सरदार पटेल जी जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुके। तो देश कदापि उनको आयरन मैन तो नहीं मानेगा। और इस देश की क्या क्या दुर्दशा हुई बाद में वो देश को मालूम है। ये आई थी ना शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। उसने भारत में आकर के सार्वजनिक रूप से कहा कि बांग्लादेश मुक्ति का जो संघर्ष चल रहा था और जिसमें कि भारत की एक प्रमुख भूमिका थी, तो वो शेख हसीना ये बता रही थी कि उनके पिता मुजीबुर रहमान खुद प्रस्ताव दिए थे बांग्लादेश का भारत में विलय के लिए। ये गद्दारी इंदिरा गांधी जो है वो बांग्लादेश को भारत में मिलने नहीं दिया। और ये कांग्रेसी चमचे वो क्या तमगा लूटते हैं। कहते हैं कि मैंने सुना था कि कोई एक चमची थी, वो सुप्रिया श्रीनेत्र, इंदिरा ने जो है वो विश्व का भूगोल बदल दिया। जो इतनी बड़ी, यही तो इस मौका है जो जिस इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी गद्दारी किया, इसकी गद्दारियों का जिस प्रकार नेहरू की गद्दारियों की फहरिस्त है, इंदिरा गांधी की भी गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। और उस फहरिस्त में सबसे बड़ी गद्दारी उसकी है कि बांग्लादेश जो है भारत में मिलना चाह रहा था। ये गद्दार इंदिरा गांधी बांग्लादेश को भारत में इसने मिलने नहीं दिया, ये गद्दारी। तो सरदार पटेल होते, तो यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो जो ये नेहरू अपनी सेना के लिए एक सुई भी नहीं बनने दिया, तो हमारी सेना को भी वो मजबूत करते। 62 की लड़ाई भी नहीं होती, यदि होती तो यदि होती भी तो भारत चीन को बहुत अच्छी तरह से जो है धूल चटाता। उसी समय 62 के समय में जो ये नेहरू 62 के पहले जो सन 1959 में जो चीनी सेना को घुसाया था, उसकी भी नौबत नहीं आती। वो हिंदी चीनी भाई भाई का भारत के खिलाफ धोखेबाजी वाले नारे के दौरान क्या बताया जाए, सभी अभिशाप। और कम से कम जो है वो जो नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को जो मरवाया था रूसी शासकों से मिलकर के, उसका भी खुलासा हो गया होता। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज वो उसका जो इंक्वायरी कमीशन ये नहीं कहता कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई। वो साफ आ जाता है कि उसको मरवाने वाला जो विदेशी ताकत कौन है, इंग्लैंड, अमेरिका और की शर्त पर और रूसी शासकों से मिलकर के ये नेहरू ने जो है वो यानी रूस या साइबेरिया के जंगल में बने हुए बिहार किसी जेल में निर्मम यातनाओं के साथ जो मरवाया है इस गद्दार नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को, वह भी देश जान गया होता।
और जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में जो 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 जो, जो अभी भी फाइलें जो दाब के रखे हैं उसकी भी समस्या न होती। तो भारत के खिलाफ जितने भी अभिशाप हुए बिल्कुल ना होते, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है सरदार पटेल की, जो कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के उस साजिश के आगे झुक गए। आज देश जो भुगत रहा है सिर्फ सरदार पटेल की उस माने जो माने मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे वो नतमस्तक होना, झुक जाना या शिकार हो जाना, उसी के कारण। तो किसी भी रूप में भारतीय जनता का दल उनको आयरन मैन नहीं कर सकता। आयरन मैन तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि यानी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार जो है सन 1938 में सर्वसम्मत से। तो उनके काम करने की जो शैली थी, देशभक्ति की जो शैली थी, उससे ये जो चमचा जो वो कांग्रेसी थे, ये कांग्रेसियों का तो चरित्र था, ये अंग्रेजी सरकार के चमचा भी थे, मुखबिर भी थे, दलाल थे। अब उनको देशभक्ति की शैली में जो काम करवाना चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, और जो सुभाष चंद्र बोस को तो जो तकलीफ हो रही थी वो तो हो ही रही थी। तो इन समूह ने, जो गांधी मंडली ने ये तय किया कि अब अगली बार, मतलब कि 1939 में, 1938 में जो बने थे, तो वो हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, तो उस अधिवेशन बने थे। अब ये त्रिपुरी पड़ता है ये जबलपुर के पास। तो उस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। गांधी की मंडली या गांधी के इशारों पर उसकी मंडली ये बिल्कुल तय करके बैठी थी, ठान करके बैठी थी कि अब इस बार सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना है, और काफी दबाव भी डलवाया। सुभाष चंद्र बोस जो है इस गांधी की साजिश के आगे झुके नहीं। फिर जब इन सबों ने ये साजिश किया, और गांधी ने ये साजिश किया कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो सर्वसम्मत से, उसको ये अंदेशा था यदि सर्वसम्मत वाली बात कही जाएगी तो फिर ये कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो गांधी मंडली की ये साजिश थी कि कोई कैंडिडेट हम खड़ा कर देंगे और फिर प्रचार करेंगे और इनके खिलाफ, और सुभाष चंद्र बोस को उस चुनाव में, उस कंटेस्ट में वो हरा देंगे। तब इन सबों ने तो गांधी और गांधी की मंडली ने ये कहना शुरू किया कि इसका चुनाव होगा, जो है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। तब भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस गांधी की साजिश के आगे झुके नहीं, और इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो है वो कंटेस्ट करना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। गांधी को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए, और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार में अपनी पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा दिया। वो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ये कहता फिरा कि जो उसकी ओर से जो अभ्यर्थी जो उसकी ओर से माने गांधी मंडली की ओर से जो उम्मीदवार थे, उनका नाम था सीतावीर रमैया, पट्टाभी रमैया। तो ये प्रचार करता रहा हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो ये कहता रहा
कि सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। तब भी सुभाष चंद्र बोस ने उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को नाकाम करते हुए उसके अभ्यर्थी या उसके उम्मीदवार सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया को उस चुनाव में बुरी तरह हराया। ये होता है आयरन मैन। उसको जबरदस्त वो शिकस्त दिया। इसके बाद तो खैर मैंने और साजिश करने लगे। उन्होंने वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से भी बाहर हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि ये जो चमचा मंडली, मुखबिर मंडली और दलाल मंडली है, यह भारत को आज़ादी नहीं दिला सकती। तो दोस्त का दोस्त नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन अंग्रेजों के दो दुश्मन थे, एक जर्मनी और एक जापान। उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वहाँ से जो भारतीय सैनिक जो है युद्ध बंदी हो गए थे, उन भारतीय युद्ध बंदियों को छुड़वाया, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और आज़ाद हिंद फौज के जो 60,000 सैनिकों में से जो 28,000 सैनिक जो है, मान जो जवान जो है, वो इन अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए के खिलाफ लड़ते हुए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो शहीद हो गए, उनकी शहादत की प्रेरणा से ये अंग्रेजी सेना में, खास करके रॉयल इंडियन नेवी में जो बगावत शुरू हुई, उससे डर करके वो अंग्रेज भागे। अब ये तथ्य जो है लोग भी जान रहे हैं, मीडिया के लोग भी कबूल कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को भगाने के जो है भगाने का पूरा श्रेय जो है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। तो कहने का मतलब यह है कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के साजिश के आगे बिल्कुल डटे रहे और उसकी साजिश को नाकाम किया। ये होता है आयरन मैन। तो बाकी चीज तो खैर हमारे भारतीय भाई बहन और तत्व जानते होंगे। तो कम से कम उसके साथ कितना बड़ा अपमान किया इस मोदी ने कि महज 28 फीट की मूर्ति जो है वहां वो लगवा रहा है, जहां मूर्ति जो है वो इस देश का दुश्मन अंग्रेजों का जो है वो जॉर्ज पंचम। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझ लें कि ये मोदी महोदय जो है उन हमारे शहीदों का सीधे अपमान कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम के स्थान पर जो है सुभाष चंद्र बोस जो हमारे हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग पर सबसे बड़े आदर्श हैं, त्याग, बलिदान, शहादत, कुर्बानी और राजभक्ति के। उसको ये मोदी महोदय अपमानित कर रहे हैं, वो जॉर्ज पंचम के स्थान पर रख करके, और वो भी मां जो है 28 फीट की मूर्ति। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता है कि जब भी भारतीय अवाम ताकत दल को मौका आएगा, जब भी सत्ता का उपकरण हाथ में आएगा, इसी भारत में विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाएगा। और जो है जो नया संसद भवन है उसमें भी उसका जो केंद्रीय कक्ष है, सेंट्रल हॉल है, वहां पर भी एक भव्य मूर्ति वो स्थापित करेगा। और यही नहीं, उसमें जो है सिर्फ अमर शहीदों का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्लाह का, बाबा साहब अम्बेडकर का, खुदीराम बोस का, सुब्रमण्यम भारती का और श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का, श्रीमती रानी चंद्रिमा का, श्रीमती रानी गडेलू का की ही जो है चित्र उसमें रहेंगे, की ही फोटो रहेंगे उसमें। इन गद्दारों का, मोहनदास करमचंद गांधी और जो चमचा मंडली है और जो गद्दार नेहरू,
किसी का भी फोटो जो है जो इस देश के लिए कलंक है उसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो ये विचार और ये जो है कटिबद्धता भारतीय वक्ता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये बताना चाहता है कि जब भी भारतीय वक्ता दल को जब भी भारतीय अवाम ताकत दल को मौका मिलेगा या सत्ता का उपकरण उसके हाथ में आएगा तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बनवाएगा। और भारतीय नोटों पर जो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है वहां हटा करके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की का चित्र रहेगा, वो फोटो रहेगी। और यही नहीं, 23 जनवरी जो उनका जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो 2 अक्टूबर जो मनाते हैं जो 2 अक्टूबर को खारिज करके 23 जनवरी को ही राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है वो मनाएगा। और इतना ही नहीं, अरे ये मोदी महोदय बिल्कुल नाम भुनाते हैं। ये इतना माने धोखेबाज किस्म के हैं, देश और आवाम के प्रति इतने धोखेबाज हैं कि वंदे मातरम ये हमारे आज़ादी की लड़ाई का एक जो है अपने देशवासियों में देशभक्ति का भाव भरने वाला सबसे बड़ा इनकलाबी नारा था। वो पूरी पात्रता थी कि हमारा वो राष्ट्रगान या नेशनल एंथम बने। वो तो गद्दार नेहरू ने इस वंदे मातरम को राष्ट्रगान या नेशनल एंथम नहीं बनने दिया। इसने 8.5 साल से ऊपर हो रहा है मोदी महोदय को वंदे मातरम बोल करके ही ये जो सभाओं में जो है वो भावनात्मक शोषण करते हुए जो है वो अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हैं। लेकिन इनकी धोखापट्टी तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें उस वंदे मातरम को। अच्छा, और किस शैली में वंदे खुद बोलेंगे और जनता से मातरम कहलवाते वंदे, फिर वो वंदे मातरम। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है कि जिस वंदे मातरम जो वंदे मातरम जो हमारे आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा वो इनकलाबी नारा था। और जो नेशनल एंथम बने का मन आज़ाद होने के बाद जो है जो नेशनल एंथम या राष्ट्रगान बनने की पूरी पात्रता रखता था, जिसको गद्दार नेहरू ने राष्ट्रगान बनने नहीं दिया। नेहरू ने जो वही जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में जो गाया हुआ गाना था जनगण मन को ही जो है वो राष्ट्रगान बनवा दिया। तो मोदी महोदय 8.5 साल हो गया है और जिस वंदे मातरम के बूते पर ये चुनाव जीतते हैं हम बोल करके उसको अब तक जो है राष्ट्रगान या नेशनल एंथम का सम्मान दे नहीं पाए। इतने बड़े धोखेबाज हैं। तो खैर इस संबंध में भी भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन से ये कहना चाहता है कि भारतीय अवाम ताकत दल को जब भी मौका मिलेगा तो ये चमचागिरी में जो गाया हुआ जो गाना है जनगण मन है उसको हटा करके राष्ट्रगान नेशनल एंथम का सम्मान देगा निश्चित रूप से। भारतीय अवाम ताकत दल जो संघर्ष छेड़ा हुआ है, अभियान छेड़ा हुआ है, एक तो देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए, भारतीयता के आधार पर आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह और आपसी एकलाख मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी ये सद्भाव, आपसी सम्मान, सब कुछ भारतीयता आधारित
लाने के लिए और इसके आधार पर दूसरी और वास्तविक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और दूसरी और वास्तविक आज़ादी जो है इन काले अंग्रेजों से, जो कि हमारे देश में विघटन और विखंडन जो है किस आधार पर, जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, समूहवाद के आधार पर, इन खतरनाक हथियारों से हमारे देश में विघटन पैदा करके और विखंडन पैदा करके जो है सत्ता हथियाने की साजिश करने वाले ये काले अंग्रेज हैं। और वो विभिन्न रूपों में, जैसे ये बीजेपी और मोदी महोदय, जब भी चुनाव आता है 80-20 मतलब ध्रुवीकरण का एक सॉफिस्टिकेटेड नाम है। 80-20 ध्रुवीकरण माने कि 80% जो है वो एक होकर के वो वोट करें इनको, बीजेपी को। तो ये काले अंग्रेज उन सफ़ेद अंग्रेजों से ट्रेनिंग लिए हुए, शिक्षा लिए हुए और उनसे अधिक खतरनाक, लेकिन वो इसी देश के। तो इन काले अंग्रेजों से निजात पाने के लिए ये आज़ादी की दूसरी और वास्तविक लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई क्या है कि हमारे भारतीय भाई बहनों की जो मानसिक गुलामी है, जैसा कि बताया गया कि हम जो है भौतिक रूप से या मटीरियली मतलब भौतिक रूप से, यानी वो माने मकान, गाड़ी घोड़ा, अब पहनावा, पोशाक, इससे तो थोड़ा सा वो अग्रसर हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मानसिक गुलामी नहीं गई। और वो मानसिक गुलामी का मानसिक गुलामी का द्योतक ये है कि हम 70 सालों से, यानी कौन इस देश का हितैषी है, कौन हमारे भारतीय समाज का हितैषी है, कौन हमारा हितैषी है और कौन दुश्मन है, इसके फर्क करने की क्षमता अभी तक आई नहीं। तमाम जो अब तक जो है जेएनपीसी को जो वोट मिलता रहा, तो वो क्या है कि वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा के धमका के, अब जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो इसको वोट कर रहे थे, या और लोग भी जो वोट कर रहे थे, वो मैंने ये नहीं जाने थे भाई ये जेएनपीसी इस देश की दुश्मन है, अभिशाप है। तो उसी जो है, यानी उसी विवेक क्षमता के अभाव में ही जो है हमारे भारतीय भाई बहन मानसिक गुलाम बन करके जो है इस जेएनपीसी को 60-70 सालों तक जो है वोट करते रहे और उसको सत्ता में बिठाते रहे। और फिर ये मानसिक गुलामी का ही परिणाम है कि इस बीजेपी को पहचाना था कि इस देश को जरूरत है, इस देश में जरूरत है भारतीय एकता की, लेकिन बराबर बोलती है वो हिंदू एकता के लिए, 80-20 की बात करती है और जातिवाद भी करती है, घिनौने स्तर का जातिवाद भी करती है। वो ब्राह्मण सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, निषाद सम्मेलन, ये घटिया किस्म का जो है वो जातिवादी वो हथकंडे हैं चुनाव जीतने वाले। तो यह भी बहुत खतरनाक किस्म की काला अंग्रेज। तो इन काले अंग्रेजों से निजात पाने के लिए और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनको मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर निकालने के लिए, मानसिक गुलामी से मतलब यही है कि हमें कि उस यानी विवेकशीलता की क्षमता का अभाव
जिस विवेकशीलता के आधार पर हम पहचान तो सके कि इस मुल्क का हितैषी कौन है, और इसी के कारण यानी हमारे आवाम के पास जो है वो अमोघ अस्त्र है मताधिकार का, और वो बेकार जाता है या बेकार जाता है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके द्वारा जो है इस देश के दुश्मन सत्ता में पहुंच रहे हैं। तो अपने अपने अवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलामी के दलदल से निकालने के लिए और जो है इन काले अंग्रेजों से निजात पाने के लिए ये आज़ादी की दूसरी और वास्तविक करने के लिए दूसरी और वास्तविक लड़ाई है, संघर्ष है, जिसमें हमारे सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो है इसको संपन्न करने के लिए सुनिश्चित करें। और मोदी महोदय उस अवसर पर शायद इस जो कर्तव्य पथ उन्होंने जो नाम बदला मैंने जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ तमाम बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि गुलामी के जितने भी निशानी है, कानून 70 साल से वो कानून और जितनी भी निशानी है, मोदी महोदय वो उतनी गुलामी की निशानी नहीं है। गुलामी की निशानी ये है मोदी महोदय कि जिसके चलते आप जैसे देश को धोखा देने वाले, आप बोलते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं और जो है देश के दुश्मनों को पालना और देश के दुश्मनों की रक्षा करना और जो उनके आगे घुटने टेकना, ऐसे नकली झूठे और जो है वो छलपूर्ण जो है वो राष्ट्रवादियों को जो हमारी आवाम जो है पहचान नहीं पाती है, तो उसकी क्षमता का भाव ही जो है ये मानसिक गुलामी है। यदि मानसिक गुलामी न होती मोदी महोदय तो कदापि जो है हमारी ये आदरणीय भारतीय आवाम आपको नहीं चुनती और न आप जो है वो प्रधानमंत्री बनते। यदि मानसिक गुलामी न होती तो इस जो जेएनपीसी है जिसने देश को बांटा है, पाकिस्तान बनवाया है, इसको यानी एक वोट नहीं मिलता, और वोट तो छोड़ दीजिए, इसको पूरा देश जो है नेहरू वगैरह को लात मार करके भगा देता है कि तुमने इस देश को बांटा है, तुमने जो है हमारे देश की जमीन जो है वो दुश्मन को दिया है। तो ये मानसिक गुलामी का ये परिणाम है। और उस मानसिक गुलामी शायद मैंने अंदेशा कि भारतीय जनता दल बराबर जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलामी से परिचय करवा रहा था, इसलिए कि जब तक उस रोग का एहसास नहीं होगा तब तक उस रोग का इलाज कैसे होगा। तो मानसिक गुलामी का लबे लुभाव यही मतलब है मोदी महोदय कि हमारी जो आवाम है उसमें उस विवेक क्षमता का अभाव है, जिसके चलते आप जैसे नकली राष्ट्रवादियों को पहचान नहीं पाती है, और जिसमें वो मानसिक गुलामी से बाहर आ जाएगी तो आप जैसे नकली राष्ट्रवादियों को बहुत आसानी से वो पहचान जाएगी, बहुत आसानी से कि नाम लेते हैं राष्ट्रवाद का, और जीएनपीसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, टीएमसी जैसे खतरनाक यानी देश के दुश्मनों को आप जो पाल रहे हैं, केजरीवाल इतना खतरनाक है, वो आपकी नजरों में देश का न देश का गद्दार दिखता है और न वो देशद्रोही दिखता है, न वो देश का दुश्मन दिखता है। तो ये है मानसिक गुलामी, जो कि अभी भी हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है आपको जो है वो पहचान नहीं पा रहे। लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है,
वो अब उस मानसिक गुलामी से अब वो निकल रही है। तो उस दिन का इंतजार करिए कि जिसमें हम हमारी आवाम जो है वो मानसिक गुलामी से निकल जाएगी और आपको अच्छी तरह से पहचान जाएगी। वो कल के एपिसोड में जो है ये प्रकरण आया था कि पाकिस्तान जो है बहुत संकट से गुजर रहा है, खास करके आर्थिक संकट भी और बाढ़ भी आई हुई है। और उसने काफ़ी विश्व स्तर पर काफ़ी प्रयास किया। लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो जो है यहाँ भिखमंगा हो गया है और कटोरा लेके दौड़ रहा। किसी को संकट में इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग जो है वो प्रयोग उचित नहीं है, संकट में है। और मदद की गुहार लगाई है। सुनने में आ रहा है कि मोदी जी भी शायद मन बना रहे हैं वो पाकिस्तान को मदद करने का। भारतीय जनता दल ने पिछले एपिसोड में स्पष्ट किया था कि भाई कि इस स्थिति में, इस दयनीय स्थिति में पाकिस्तान को मदद करने में कोई गलत नहीं है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो उसके हुक्मरान हैं और जो वहाँ का राजनीतिक जो माने तबका है वह घोर भारत के खिलाफ है। खिलाफ ही नहीं, वह भारत विरोधी जो विदेशी जो ताकतें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, उनकी गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ जो है वो गतिविधियां चलाता है। अपने यहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग देता है और उस आतंकवाद से भारत को आहत करना चाहता है। और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि भारत को वो नीचा न दिखाए। कौन? वहाँ के हुक्मरान और जो है राजनीतिक तबका। और भारत के खिलाफ लड़ने के लिए ही खतरनाक किस्म का जो है वो न्यूक्लियर हथियार वो जमा किया है। वो न्यूक्लियर हथियार जो उसने बनाया है वह जो है चीन के खिलाफ नहीं, ईरान के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, सिर्फ जो है वो भारत के खिलाफ। तो अच्छा, और तो भारत विरोधी ताकतों की गोद में बैठ करके काफ़ी दिनों तक जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा रहा। फिर इसके बाद जो है अब जो है वो चीन की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ जो है तमाम साजिशें जो है वो रचता है और भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने वाला, चोट करने वाला साजिश में हमेशा वो सक्रिय रहता है। तो इन परिस्थितियों में यदि सीधे मदद उसको दी जाए तो वो एक सांप को दूध पिलाने जैसी जो है वो भूल होगी कि वो सांप आपका दूध भी पिएगा और फिर आपको काटेगा। तो उसको तो इन परिस्थितियों में लोग पूछ सकते हैं भाई तो फिर करना क्या है? करना यह है कि उस सांप के जो जहरीले दांत हैं उन दांतों को तोड़ना होगा। तो दांत कौन है? जो उसने हथियारों का जखीरा, वो न्यूक्लियर बम का जखीरा, और तमाम जो है वो मिलिट्री जो है वो कैपेबिलिटी, इस सबको जो है वो नष्ट करना होगा, सबको नष्ट करना होगा। और जब सहायता करनी है तो पूरा दिल खोल करके और ये भी जानकारी है कि वहाँ की आवाम जो है उतनी भारत के खिलाफ नहीं है। अभी भी शायद उसकी ख्वाहिश रहती है कि यदि ये दोनों देश मिल जाएं
तो उस अवाम से, यानी पाकिस्तान की उस अवाम से, और मान लीजिए इनके जो 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 हुक्मरान हैं या राजनीतिक तबके से भी भारतीय अवाम ताकत दल ये पूछना चाहता है कि आप लोग जो कश्मीर के लिए जो इतना लालायित रहते हैं और उसको पाना चाहते हैं या उसको पाने का नाटक जो करते हैं, जो भी है, तो भारतीय अवाम ताकत दल का पाकिस्तान के अवाम से, चाहे जो पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, चाहे उनका राजनीतिक तबका से ये पूछना चाहता है कि क्या सिर्फ आपको कश्मीरी ही चाहिए? क्या आपको सिर्फ कश्मीर ही चाहिए? कहने का तात्पर्य क्या इन लोगों को, जो पाकिस्तान की अवाम है या हुक्मरान है या जो राजनीतिक तबका है, क्या उसको सिर्फ कश्मीर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? लाल किला नहीं चाहिए, जामा मस्जिद नहीं चाहिए, ताजमहल आगरे का वो नहीं चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा, बशर्ते आप जो है सन 1947 की जो खाई है उसको पाटना होगा, उस भूल का सुधार करना होगा। आप भारत के थे और इतने वर्षों तक आप अलग हैं, क्या हुआ, क्या मिला? भारत तो जो भुगता तो वो भुगता है, आपका क्या हुआ? तो उस सन 47 की जो खाई है, जो भूल है, जो है उस भूल को मिटाना होगा, उस खाई को पाटना होगा। ये दोनों पाकिस्तान का भारत के साथ मिलना होगा, तब आपको सिर्फ कश्मीरी नहीं मिलेगा, आपको आगरे का ताजमहल भी मिल जाएगा, आपको लाल किला भी मिल जाएगा, आपको जामा मस्जिद भी मिल जाएगी, और भी चीजें मिल जाएंगी। सन 47 के खाई को पाटने की आप सोचिए। और जब ये पाकिस्तान भारत के साथ मिल जाएगा और वो भारत का हिस्सा बन जाएगा, तो कितने फायदे हैं आपको पता है? सबसे बड़ा फायदा होगा क्रिकेट की दुनिया में। ये क्रिकेट की टीम भारत और पाकिस्तान के बराबर आपस में भिड़ती हैं, टक्कर लेती हैं और एक दूसरे को हराती हैं। यदि वो एक ही टीम रहे तो विश्व की अजय टीम बन जाएगी। कोई इसको दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सकता है। जो मजबूती आएगी पूरे देश में, उस मजबूती से अमेरिका भी जो है वो घबरा जाएगा। चीन को बहुत बड़ी मिर्ची वो लग जाएगी। और हमारे देश में जो पाकिस्तान के नाम पर तमाम राजनीतिक दुकानें चल रही हैं, वो सारी दुकानें अपने देश में जो है बंद हो जाएंगी। और फिर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, तमाम जो अलगाववाद, कश्मीर का अलगाववाद, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और जब वो पाकिस्तान मिलेगा तो बांग्लादेश भी मिलेगा। और जब बांग्लादेश मिलेगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया, NRC और इसके और भी ऐसा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करके NPC करके NPR भी, और इन घुसपैठियों को बाहर करना जो बीजेपी का नारा रहता है। तो ये सारे नारे जो है, सारी समस्याएं जिससे ये भारत जूझ रहा है, सारी समस्याओं का एक ही मुश्किल जो है समाधान जो हो जाएगा। तो जिसमें
पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बन जाएगा, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसी से प्रेरित होकर के नेपाल भी मिलेगा, भूटान भी मिलेगा, बर्मा भी मिलेगा। यही तो है अखंड भारत बनने का ये रास्ता। तो अखंड भारत का रास्ता जो है वो प्रशस्त करना है और सन 47 की भूल को सुधारना है, उस खाई को पाटना है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल को पाना है। तो सन 47 की भूल, सन 47 का खाई पाटना पड़ेगा। और जब आप अरे बाकी काम तो होते ही थे, बल्कि पाकिस्तान के जो फिल्मी कलाकार थे भारत आते थे, अपना कौशल दिखाते थे, पैसे उसे यानी कमा करके वो जाते थे। सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी और एक मजबूत भारत बनेगा, जिस पर देखिए अभी तो हम वो कह रहे हैं कि हमारे वो भारतीय भाई बहन हैं पाकिस्तान के अवाम को। फिर जब आप इसी भारत का हिस्सा बन जाएंगे तो आप कहलाएंगे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन। और खास करके अपने देश में जो ये मानसिकता काम करती है, कुछ ऐसी साजिश चलती है हमारे देश में कि विभाजन का जिम्मेदार जिन्ना है। कुछ ऐसी मानसिकता बोलती है कि विभाजन हुआ तो ठीक हुआ, कुछ तो मुसलमान वो चले गए बाहर। ये सारी मानसिकताओं का अंत हो जाएगा। खास करके तब जब पाकिस्तान के भी जो इस्लाम आस्था वाले भाई बहन आएंगे, बांग्लादेश के भी इस्लाम आस्था वाले भाई बहन आएंगे, लेकिन वो मुसलमान के रूप में नहीं। ये हमेशा याद रखें। पाकिस्तान के भी जो आएंगे, जो भारत के भी हैं, जो बांग्लादेश के भी हैं, सभी लोग जो है वो भारतीय भाई बहन की क्षमता में वो सबको जो है भारतीय बनाना है, सबको भारतीय बनाना है। आस्था किसी की भी आस्था कुछ भी हो, वो उसका व्यक्तिगत है, लेकिन उसका वजूद, उसकी पहचान, उसकी असलियत वो भारतीय है। तो सभी लोग जो है, चाहे वो बांग्लादेश के हमारे भाई बहन आए, चाहे वो इस्लाम आस्था के, चाहे इस्लाम आस्था वाले जो है वो पाकिस्तान के आए, तो वो सभी जो है हमारे देश के आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन होंगे, सभी भारतीय। तो जो फितूर पालते हैं ना कि इतने सारे वो इस तरह के, हालांकि उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको दुख होता है, माने दिक्कत होती है कि इतने मुसलमान आ जाएंगे तो वो आ जाएगा गजवा हिंद। बिल्कुल नहीं। भारतीयता का माहौल लाइए, वो जज्बा लाइए, वो भावना लाइए, वो एकता लाइए। तो बाकी चीजें तो जब करके देखिए, ये शब्दों की बात नहीं, जब करके दिखाया जाएगा तब उस माहौल का असर होगा और देखने में लगेगा। एक वीडियो देखा गया तो ये जो इसे देश का जो गद्दार पत्रकार है अविशाल शर्मा, इसकी कई करतूतें भी हैं। क्योंकि अब ये वो छोटा सांड की तरफ घूम रहा है मोदी जी के संरक्षण में, राष्ट्रवादी मोदी जी के संरक्षण में। ये जो है वो हमको लगता है कि मोदी जी बिल्कुल छूट दिए हुए जानबूझ करके। मोदी जी की जो मानसिकता काम करती है, जैसा कि माने लगता है, जबकि गुजरात में भी थे, ये माने अपने खिलाफ अपशब्द, गाली तो हम नहीं कर सकते, अपशब्द जो है कहलवाने में विश्वास रखते हैं। उनकी ये सोच है या उनकी ये रणनीति है कि यदि उनके खिलाफ अपशब्द कोई कहेगा, अपमानित करेगा या गाली देगा तो उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा। और वो खुद कहते हैं कि हम आलोचनाओं की और हम अपशब्दों की परवाह नहीं करते हैं, और या कोई हमको पत्थर मारता है तो हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं पत्थरों से हम अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। ये कहते फिरते हैं मोदी जी।
लेकिन मोदी जी ऐसा कि आपने जो गुजरात में किया सो किया, यहाँ पर जो है देश के दुश्मनों के द्वारा पत्थर जो आप माने उसको माने प्राप्त कर रहे हैं या बड़ी खुशी आप ले रहे हैं, यह मुल्क को बर्दाश्त नहीं है। जरा सोचिए, इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी, सबसे बड़ी डकैत जीएनपीसी जब आपको चोर कहती है, भले आप चौकीदार चोर कहती है, भले आप इसको अपने चुनावी माहौल के माफिक पर पाते हैं, लेकिन किसी भी देशभक्त को ये बर्दाश्त नहीं है कि एक लुटेरा जो है वो किसी दूसरे को चोर कहे। तो जरा उस पीड़ा को पहचानिए। आप अपने हिसाब से चुनावी रणनीति के अनुसार आप करते हैं, लेकिन ये देश के दुश्मन, देश को खंडित करने वाले, देश को लूटने वाले, वो आपको बोलते हैं कि आप देश बांटते हैं, आप बोलते हैं कि चौकीदार चोर है। तो जब उनके मुंह से ये बात निकलती है तो किसी भी देशभक्त के मन पर ये चोट पहुंचती है। आप भले जो है उसको अपने चुनाव जीतने का एक जो है वो रणनीति का हिस्सा मानते हैं, ये बहुत ही गलत है। मोदी जी के कायरता का एक दूसरा नमूना तो अभिषेक शर्मा, जो इस देश का बहुत घोर गद्दार पत्रकार है, भारतीय जनता दल, अभी इसकी उतनी राजनीतिक शक्ति नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो विचारों की ताकत है और उसी के आधार पर कह रहा है। बीजेपी वाले तो कभी कहते भी नहीं है, इसीलिए बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद पर बिल्कुल ये संदेह होता है कि उनका राष्ट्रवाद झूठा है। देश की कोई कल्पना ही नहीं है। देश को कोई कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। जो बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसी कन्हैया कुमार के साथ वो समित पात्रा बैठ करके वो बहस करेगा। जरा भी समित पात्रा को जरा भी उसके मन में ख्याल नहीं आएगा कि अरे भाई ये जो कन्हैया कुमार है, इसी ने तो कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो गद्दारों के साथ कोई बैठता है, और वो भी जो कि अपने को राष्ट्रवादी होने का दम वो भरता हो। और उसे भी जो सबसे बड़ा अपराध जो कि कई बार बताया गया, देश के दुश्मनों को बचाना। देश का इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा गद्दार जो है ये राहुल गांधी को किस तरह से समित पात्रा के लोग बचाते हैं, यह भी देश देख रहा है। तो इसलिए इनका राष्ट्रवाद जो है बिल्कुल क्या कहा जाए, छलपूर्ण भी है, कपटपूर्ण भी है, और देश को दुख देने वाला है। तो अब इसको मोदी जी की कायरता भी कर सकते हैं। तो उनकी कायरता का एक नमूना और सुनिए कि ये गद्दार पत्रकार अभिषेक शर्मा कह रहा था कि जब गुजरात के दंगे हुए थे तो इतने पत्रकार, उन पत्रकारों का नाम गिनाता है। कौन? बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, करण थापर और कोई एक और था। ये जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े बड़े तीखे सवाल कर रहे थे, तो मोदी जी जो है वो उन तीखे सवालों का जवाब देने में अक्षम होते हुए वो बैठक से उठकर चले गए। मतलब कि उस गद्दार पत्रकार अभिषेक शर्मा के अनुसार जो है वो उन तीखे सवालों का जवाब देने में वो नाकाबिल रहे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि जब हमको भी गुजरात में काम करने का मौका मिला था और ये बात बराबर आई थी, और ये सब ये सोनिया गांधी बोल रहे थे कि मौत का सौदागर, मौत का वो सौदागर। मैंने बराबर कहा कि इसे जीएनपीसी का, इस कांग्रेस के लोगों ने जो गोधरा में जो ट्रेन जलाई थी, उसके उसके विषय में ये क्यों नहीं बोलते हैं?
ट्रेन जो जेएनपीसी के गुंडों ने जो गोधरा में खड़ी ट्रेन को जलाए, इन सबों ने, उस पर क्यों नहीं बोलते? और उसी की प्रतिक्रिया में जो हिंसा हुई इस पे पूरे गुजरात में, जो सिर्फ उसी पर ये करते हैं हल्ला। और देश को जानना चाहिए, मोदी महोदय को भी जानना चाहिए कि जो है जो गोधरा में जो ट्रेन खड़ी थी, जो उसको जलाया गया और सैकड़ों लोग मारे गए, जो कहाँ से आ रहे थे? अयोध्या से। तो उस पर ये लालू प्रसाद, देश का दुश्मन का लालू प्रसाद, इसने जांच करवाई और उस जांच के द्वारा ये लिखवा दिया कि उसमें कि उस ट्रेन में किसी ने आग नहीं लगाई थी, वो अपने आप लग गई। पता नहीं किसी ने माचिस की बात कर दी। यानी जिन्होंने आग लगाई उसको सीधा ये बचा दिया ये गद्दार लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि सारे गुंडे जो है वो जेएनपीसी के थे। और बीजेपी भी कभी भी नहीं, बीजेपी हमेशा जो है जेएनपीसी को बचाने के लिए कभी नहीं कहती है कि गोधरा में आग लगाने वाले जेएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज के ही गुंडे थे। तो खैर, तो जब मैं हमको काम करने का मौका मिला था और मैंने गुजरात में जब इस तरह की बात उठी थी और लोग कहते हैं कि भाई इतना जो है नरसंहार हुआ, हम उनसे यही कहते थे कि गुजरात में जो भी हिंसा हुई है और खास करके 2-3 हजार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो हत्या हुई है, उसको किसी भी रूप में माफ नहीं किया जा सकता। वो हाईकोर्ट से छूट जाए, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट से छूट जाए, क्योंकि वो गुजरात राज्य के प्रशासनिक या शासनिक मुखिया थे, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी। वो लाख बोले कि हमने तो वो सेना को बुलाई थी, तब बुलाया था, सब बात छोड़ दीजिए। यदि 3000 हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन सन 47 में जो हमारे 25 से 30 लाख लोगों का हत्यारा जो नेहरू है, पहले उसका हिसाब होना चाहिए। भारतीय जनता दल बिल्कुल सरेआम मांग करता है। 25 से 30 लाख लोगों की लाशों पर जो इसने सत्ता हत्याई है, 25 से 30 लाख लोगों को जो मरवाया है इसने, इसे गद्दार नेहरू ने, पहले उसका हिसाब। और बल्कि स्टालिन की तर्ज पर, जिस प्रकार स्टालिन की कब्र को खोद करके मैंने सरेआम बोला, उसके अस्थिपंजर को सजा दी गई। 25 से 30 लाख लोगों की हत्या की सजा जो है इस नेहरू का जो कि शांतिवन में इसकी समाधि है, उस समाधि को खोद करके उसके अस्थिपंजर को जो है सजा पहले दी जानी चाहिए। तब इसके बाद मोदी से सवाल होना चाहिए हमारे 3000 भारतीय भाई बहनों की हत्या का। 8 से 10 हजार जो इसने सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिसमें हमारे लाखों भारतीय भाई बहन मारे गए, तो उस हत्या का भी हिसाब होना चाहिए। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सभी उनकी कब्रों को खोद करके उनके अस्थिपंजर का पहले जो है उसको सजा दी जाए। मोदी को भी कहा जाए कि आप भी दोषी हैं। 6000 हमारे भारतीय भाई बहनों का जो कत्ल करवाया इस जेएनपीसी ने, उसका भी हिसाब हो जाए। इसके बाद मोदी जी को भी कहा जाए कि आप भी जिम्मेदार हैं। तो जब मैंने ये कहा तो पूरा मजमा जो है वो, जब मैं अधिकारी था,
हमको ऐसी 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 राजनीतिक बात वो करने का अधिकार साथ नहीं था, लेकिन मन में जो आवेश आया, यानी इतना बड़ा अन्याय, 25 से 30 लाख हत्या हो रही है, उस पर सुट हो जा रहे हैं। 8 से 10 हजार जो दंगे करवा करके लाखों भारतीय भाई बहनों की हत्या जिसने जेएनपीसी ने करवाई, उस पर भी वो चुप हो जाना है। अरे आज भी रहता कि वो मेरठ में मलियानवाला तमाम जो दंगे हैं जो और जो शिविरों में और उसमें खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई जो भुगत चुके हैं, इसके पीछे सिर्फ वो रही है जेएनपीसी के गुंडे। तो मैंने वही कहा कि भाई मोदी जी की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, भले वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छूट जाए, वो शासन के मुखिया थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनका हिसाब जो है तब लिया जाना चाहिए जबकि नेहरू के द्वारा जो हत्या जो है 25 से 30 लाख जो हमारे भारतीय भाई बहनों की जान इसने ली है। और इसकी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने जो है लाखों लोगों को जो दंगे हुए, 6,000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या जो जिसने करवाया। और अब रही बात कि इन पत्रकारों की, ये मोदी महोदय तो कायर हैं। लोग कहते हैं भाई कि ये 56 इंच का सीना रखे हैं, बिल्कुल कायर हैं। यदि मैं होता तो चाहे करण थापर होता है, चाहे बरखा दत्त होती है, चाहे वो राजदीप सर देसाई होता, एक ही सवाल करता है कि तुम सभी जो है इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन, देश की सबसे बड़ी गद्दार, इस देश के सबसे बड़े लूटने वाली जेएनपीसी के गोद में बैठ करके तुमको क्या अधिकार बनता है कि तुम जो है गुजरात दंगों पर सवाल करो? तुम तो गोदी पत्रकार हो और इस देश के दुश्मन हो, और मैं देश के दुश्मन गोदी पत्रकारों को साक्षात्कार या इंटरव्यू कदाप नहीं दे सकता। ये बोल करके मैं ये तीनों के तीनों को मैं भगा दिया होता। करण थापर को भी, बरखा दत्त को भी, राजदीप सर और राजदीप सर देसाई को भी, और इस गद्दार जो है अफसर शर्मा जो पत्रकार है, उसका भी मुंह जो है सदा के लिए बंद कर दिया होता। लेकिन ये कायर मोदी जी, ये एक कायरता को ही अपना हथियार मानते हैं। लोगों से अपशब्द सुनना, हालांकि गाली शब्द यानी हम नहीं वो करना चाहते हैं, लेकिन लोग बताते हैं, लोग कहते हैं, तो लोगों के द्वारा अपशब्द सुनना, गाली सुनना ये अपने चुनाव जीतने की एक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। लेकिन मोदी जी, यह देश को बर्दाश्त नहीं होता है जो कायरता आपने उन देश के दुश्मन पत्रकारों के सामने दिखाई, जबकि आप जानते थे, जबकि आप जानते थे कि वो पत्रकार जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ी लुटेरी, उसकी गोद में बैठने वाले करण थापर, बरखा दत्त, राजदीप सर देसाई या और भी, उनको क्या अधिकार बनता था? ये सवाल तो आप करते हैं उससे, और ये सवाल करके जो है उनको भगा दिए होते। देश के दुश्मनों का मोदी महोदय कायरता से सामना नहीं होता है। इसीलिए आप जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो सम्मान देने के लिए इसीलिए आप हकदार, इसीलिए आप जो है आप तैयार नहीं। अरे इनके विषय में देश को जाना चाहिए, मोदी किस तरह का नाटक करते हैं। ये करीब 5-6 साल पहले
जबकि ये प्रधानमंत्री थे, ये बोल गए कि हमारे आज़ादी का वास्तविक दिवस जो है वो 15 अगस्त नहीं है, 21 अक्टूबर है, क्योंकि 21 अक्टूबर को ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो अंडमान नहीं वो रंगून में, हाँ रंगून में आज़ाद भारत की स्थापना की। इसलिए हमारे मुल्क का जो है वास्तविक आज़ादी का दिवस 21 अक्टूबर है, 15 अगस्त नहीं है। तो इतनी बात तो बोल गए। जब 21 अक्टूबर को आज़ादी दिवस मनाने की बात आई, लोग इनको लेने के लिए आए, तो कह रहे हैं कि भाई हमको उस समारोह में मत ले जाइए, लोग हमारा बाल नोच लेंगे। क्या बहाना इन्होंने मारा। अब बताइए, 3 से 3 एमपी जिस प्रधानमंत्री के पीछे 3 से 3 एमपी हों, एनडीए के जो है 335 या 340 एमपी हों, वो प्रधानमंत्री 56 इंच वाला कह रहा है कि उसका बाल नोच लेंगे कौन, वहाँ जो है 50-55 एमपी वाला। इतना झूठ बोलते हैं वो, इसलिए कि हमारे सुभाष चंद्र बोस को जो उनका आधिकारिक सम्मान है वो सम्मान देने के लिए मोदी महोदय तैयार नहीं है, सिर्फ नाम बुनाते हैं। समस्या यहाँ है। अरे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, तो अच्छा इसके पहले 23 जनवरी जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, उसको किस तरह अपमानित किया मोदी महोदय ने। उसको जो है गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी है उसको जो है उसके साथ जोड़ दिया। लानत है मोदी जी। 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की पूरी पात्रता वो रखता है। आपका फर्ज बनता था कि 23 जनवरी को यानी राष्ट्रीय दिवस का आप सम्मान दीजिए, लेकिन उसको भी आपने गणतंत्र दिवस के साथ नथी कर दिया। बताइए, गणतंत्र दिवस है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसको आप जोड़ रहे हैं जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से। बताइए, और जो अभिशाप है, ये देश का अभिशाप जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जो उसका जो जन्मदिन जो 2 अक्टूबर है, उसको आप मना रहे हैं। यही तो पाखंड आपका है। देश के दुश्मनों को, अभिशापों को जो है वो पूरा सम्मान, और जो देश के असल में जो कर्णधार हैं, हमारे राष्ट्रभक्त हैं, जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ, उनको सम्मान नहीं देना, बस उनका नाम बुलाना। यह देश के लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो आप ये पाखंड कर रहे हैं, इससे हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल आहत हो रहे हैं। कई मौकों पर आपने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को कह दिया कि ये पराक्रम वो पराक्रम दिवस है। उनकी छोटी सी मूर्ति जो है वो भी जॉर्ज पंचम के स्थान पर रखा। बताइए, कहाँ जॉर्ज पंचम, देश का दुश्मन, भारत का दुश्मन, उसकी जगह पर जो है वो उसके जगह पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आप रख रहे हैं। थोड़ा भी आपको ख्याल है कि नहीं ख्याल? तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें कि ये माने राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद जो है इस हमारे मुल्क के लिए कितना खतरनाक है और कितना वो कष्टदायक है ये। तो और यही नहीं, जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, हालांकि ये एपिसोड जो है वो लंबा न होने पाया, उसमें 23 जनवरी के दिन बोल रहे हैं कि हमारे नेताजी और उनकी जो आज़ाद फौज का
गुजरात से बहुत गहरा संबंध है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो गहरा संबंध किस आधार पे है। इसलिए वो नहीं बता रहे हैं कि उसमें जो जिसने त्याग किया, बलिदान किया, जो व्यापारी था, वो इस्लाम आस्था का था। तो जो भी हो कोई बात नहीं है। हमारे देश के लोग इस पाखंडी राष्ट्रवादी जो है मोदी महोदय को अच्छी तरह पहचाने और भारतीयता के आधार पर एक होइए और सारी समस्या का निदान यहीं से, और ईवीएम मशीन पर ये सारे वो काले अंग्रेजों को नष्ट में नाबूद करने के लिए वो निश्चय बनाएंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।